इस चैप्टर का आगाज़ हम एक सादा से सवाल से करते हैं और सवाल ये है कि जब हमने लास्ट चैप्टर में कूलम्ब लॉ को पढ़ा था, जो हमें ये बताता है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। तो हमने ये देखा था कि दो चार्जेस जो हैं वो स्पेस में एक दूसरे से दूर पड़े होते हैं कुछ फासले के ऊपर, और फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। अब अगर हम फोर्स के कॉन्सेप्ट को माइंड में ले आएँ तो इसको हमने पहली मर्तबा मैकेनिक्स के कोर्स में तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। और जब हमने न्यूटन लॉज़ पढ़े थे तो न्यूटन लॉज़ में ही बुनियादी तौर पे हमारे पास फोर्स का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स देखी थी फोर्सेस की मैकेनिक्स के कोर्स में, वो सारी की सारी सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी। यानी उसमें जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही होती है वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बंधे होते हैं। इसमें हमारे पास अगर आप देखें टेंशन फोर्स को, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट रस्सी के ज़रिए दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर आप मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, लेट्स से आई हैव दिस सेल फ़ोन और मैं इसको पुश करता हूँ, तो मैं जब इसको पुश करता हूँ तो इसको टच करता हूँ, अगेन मैं सेल फ़ोन के साथ कनेक्टेड हूँ। उसके अलावा हमने नॉर्मल फोर्स देखी थी और नॉर्मल फोर्स भी दो सरफेसेस के दरमियान एक्सर्ट करती है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। तो ये सारी की सारी फोर्सेस जो हमने देखी थी दे वर सम सॉर्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। अब अगर आप इस कूलम्ब फोर्स के ऊपर देखें तो दो चार्जेस हमारे पास स्पेस में कुछ फासले के ऊपर मौजूद हैं और उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, ना तो किसी रस्सी के ज़रिए और ना ही दोनों चार्ज डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हैं। तो सवाल ये है कि कैसे फिर एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बज़ाहिर स्पेस में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है उनके दरमियान, तो कैसे एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब जो है हमारे पास वो फील्ड के कॉन्सेप्ट से आता है और इसी चार्जेस की फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो इस चैप्टर का मौजू है हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम खुद से एक ज़्यादा जनरलाइज्ड सवाल करते हैं और वो सवाल ये है कि फील्ड ही क्या है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बाद में स्टडी करेंगे, लेट्स फर्स्ट लुक एट व्हाट इज़ फील्ड। तो फील्ड हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये स्केलर फील्ड होंगे और या फिर ये वेक्टर फील्ड होंगे। अब आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ रखी हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है किसी भी क्वांटिटी की, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल यही तरीकाकार फील्ड्स में भी आता है। जो स्केलर फील्ड्स होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और जो वेक्टर फील्ड्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें हर पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दीज फील्ड्स। तो जो पहला फील्ड है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर फील्ड्स। तो टेम्परेचर जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब अगर आप अपने रूम में बैठे हैं, जैसे यहाँ पे मैं अपने रूम में बैठा हूँ, तो इस रूम में जो स्पेस है उसमें हर पॉइंट के ऊपर एक थर्मामीटर रख सकता हूँ और हर पॉइंट का टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। के हो सकता है इसी कमरे के अंदर कुछ ऐसे जगह हों जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, कुछ ऐसी जगह हों जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो। ठीक है? तो ये हर पॉइंट के ऊपर जो भी टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, ये सारे रूम की जब आप मैपिंग कर लेंगे, सारे रूम में आप जितने भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं 10, 20, 100, 1000, 1 लाख, जितने भी पॉइंट्स आप सिलेक्ट करते हैं और हर पॉइंट के ऊपर आप टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, तो ये सारी मेजर टेम्परेचर फील्ड देंगी। फील्ड जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है, अगर हमारे पास स्केलर फील्ड है तो उसकी एग्जांपल में हमारे पास टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का फील्ड जो है वो क्या होगा, हमें स्पेस में हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा। अगर आप इस ग्राफ के ऊपर देखें तो इसमें जो ब्लू
पॉइंट्स हैं या जो ब्लू जगह हैं, आप उसको यूं समझे कि इन जगहों पर टेम्परेचर कम है, जो रेड हैं वहाँ पे इस रूम के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो ग्रीन स्पेसेस हैं, पॉइंट्स हैं, इन जगहों पे टेम्परेचर जो है वो ब्लू और रेड के दरमियान दरमियान है। तो अगर आप ओवरऑल इस सारी मैपिंग को देखें तो ये कलर मैप है जो हमें टेम्परेचर फील्ड फ्राहम करता है एक रूम के अंदर। लेट्स से कि ये मेरा रूम है, तो ये इसके अंदर एक टेम्परेचर फील्ड फ्राहम करता है। ये किसी भी फील्ड को ग्राफिकली नट ग्राफिकली से कि उसको हम प्लॉट करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो तरीका है कि हमारे पास एक मैप होता है जो हमें फील्ड की वैल्यूज़ बताता है किसी भी पॉइंट के ऊपर। और इस केस में ये जो मैप है ये कलर मैप है जो हमें टेम्परेचर फील्ड की वैल्यूज़ बता रहा है। और हर कलर जो है वो किसी भी जगह के ऊपर जो कलर है वो टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने को रिप्रेजेंट करता है। इसी चीज़ को आप ऑफ कोर्स मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस रूम के अंदर जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल है, यानी आप कोई भी पॉइंट अगर पिक करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वाई और कुछ ना कुछ जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। तो जो हमारा टेम्परेचर फील्ड है ये फंक्शन बनेगा एक्स वाई एंड जी का, जिसको आप लिखते हैं टी इक्वल्स टी ऑफ एक्स वाई एंड जी। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास कोई टाइम मौजूद नहीं है। सो इट इज़ अ टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड, जिसको आप स्टैटिक फील्ड भी कहते हैं। अगर आप इसके अंदर टाइम डिपेंडेंस लगा देते हैं, यानी आप जब मेजरमेंट करते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि ये टेम्परेचर जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, विच मीन्स कि अगर कंटिन्यूस वेरिएशंस आ रही हैं टेम्परेचर में इस रूम के अंदर, तो फिर वो टाइम डिपेंडेंट होगी और आप टाइम डिपेंडेंस भी लिख सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन ले रहे हैं टेम्परेचर को, तो ये जो फील्ड है हमारा ये स्टैटिक फील्ड होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रेशर फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही इस रूम के अंदर हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर की मेजरमेंट्स लें और वो आपके पास प्रेशर फील्ड आ जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी लेके उसके रिलेटेड फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर फील्ड की बात करें तो बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरह आपको हर पॉइंट के ऊपर ना सिर्फ उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी बल्कि उसकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। और यूं हर पॉइंट के ऊपर जो आप मेजरमेंट लेंगे वो हमें एक वेक्टर फील्ड देगा। इसकी एक एग्जांपल जो है, फर्ज करो कि आप किसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं और पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी उस नदी के किनारे बैठ के ही पानी के 2 डायमेंशनल जो हमारे पास नदी है उसमें हर पॉइंट के ऊपर पानी की फ्लो की मैग्नीट्यूड भी कि वो कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन भी कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये सारी मैपिंग करते हैं, ये सारी मेजरमेंट्स लेते हैं, तो आपके पास एक वेलोसिटी फील्ड आएगा। अगेन वेलोसिटी फील्ड को अब इस नदी के केस में आप चूंकि सिर्फ लेट से उसकी सरफेस के ऊपर मेजरमेंट कर रहे हैं तो इट्स अ 2 डायमेंशनल फील्ड। तो जो वेलोसिटी है वो हमारे पास एक्स और वाई का फंक्शन होगा अगर 2 डायमेंशंस को आप एक्स और वाई डिफाइन करते हैं। तो इस तरह हमारे पास वेक्टर फील्ड आता है। इंटरेस्टिंगली हम वेक्टर फील्ड की एक एग्जांपल पहले मैकेनिक्स के कोर्स में ही पढ़ चुके हैं और वो एग्जांपल थी ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक वेक्टर फील्ड होता है और ये आपको ये बताता है कि स्पेस में, लेट्स से स्पेस में या किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, जैसे हमारे पास ज़मीन है, इसके इर्द गिर्द स्पेस में हर पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी वैल्यू है। आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को कैसे मेजर कर सकते हैं? आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करें, लेट्स से आप ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं तो ज़मीन के सराउंडिंग रीजन में या जिस जगह पे आप खड़े हैं उसमें आप थोड़ा सा स्पेस का कुछ पोर्शन लेते हैं और उसमें हर पॉइंट के ऊपर एक मैस रखते हैं। लेट्स कॉल दिस मैस एम नॉट, विच इज़ जनरली अ सिंबल टू रिप्रेजेंट टेस्ट मैस या फिर टेस्ट चार्जेस। तो यानी आप किसी चीज़ की वैल्यू को टेस्ट करने के लिए उसको ले रहे हैं। तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैस को रखते हैं तो उस मैस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी, ठीक है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही फोर्स है जिसको आप वेट कहते होते हैं, F इक्वल्स एम जी। यहाँ पे m जो है ये टेस्ट मैस है और g जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है, जो इस केस में स्मॉल g है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जिसको कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टेस्ट मैस है ना ये डिफाइंड नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं 1 किलोग्राम का कोई मैस ले लेता हूँ और उससे बहुत सारी मेजरमेंट लेके ज़मीन की सरफेस के ऊपर मैं F इक्वल्स एम जी का एक रिलेशनशिप डिफाइन करता हूँ।
आपका कोई दोस्त है जो दूसरे शहर में मौजूद है, वो जो टेस्ट मास लेता है, लेट्स से वो 5 किलोग्राम की मास लेता है। तो जब वो इस तरह फ़ोर्स की मेज़रमेंट करेगा, तो उसकी फ़ोर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ आएँगी। तो सवाल ये है कि यहाँ पे इससे वो ये नतीजा इन्फर कर सकता है कि जो फ़ील्ड है, जो जी की वैल्यू है, शायद वो मुख्तलिफ है। तो इसको इसको हल करने का एक तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द फ़ोर्स एट वन पॉइंट, आप क्या करें, रेशियो कैलकुलेट करें फ़ोर्स और टेस्ट मास की, यानी F/m आप कैलकुलेट करें। तो ये F इक्वल mg की इक्वेशन से हमारे पास F/m जो है, ये हमेशा g के बराबर आएगा। इंटरेस्टिंगली ये जो तरीक़ाकार है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बिकॉज़ अगर मास आपके दोस्त ने, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी, ज़्यादा ली है, तो वो फ़ोर्स भी ज़्यादा मेज़र करेगा। और अगर वो रेशियो ले लेता है फ़ोर्स और मास की, तो दिस रेशियो शुड ऑलवेज़ टर्न आउट टू बी इक्वल टू स्मॉल g, जो हमारा ग्रेविटेशनल फ़ील्ड है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फ़ील्ड है, इट्स अ फंडामेंटल थिंग देन इवन द फ़ोर्स। कि ग्रेविटेशनल फ़ील्ड जो है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द-गिर्द, किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के इर्द-गिर्द एक ग्रेविटेशनल फ़ील्ड है और उस फ़ील्ड की हर पॉइंट के ऊपर कुछ वैल्यू है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फ़ोर्स लगेगी, तो आप उस पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर आप फ़ोर्स देखना चाहते हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो फ़ील्ड की वैल्यू है, और फ़ील्ड की वैल्यू हमने देखा कि इट टर्न्स आउट टू बी सेम बाय दिस न्यू डेफिनेशन। अगर आप इसको डिफ़ाइन करते हैं, फ़ोर्स पर यूनिट टेस्ट मास मैथमेटिकल फॉर्म में, तो जो फ़ील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है। और इसका मतलब है कि आप कोई भी मास लेते हैं और उसको आप किस स्पेस में किसी भी पॉइंट पे रखें, तो हर पॉइंट के ऊपर फ़ील्ड की एक वैल्यू होगी। और सिंपली उस वैल्यू को आप मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फ़ोर्स आ जाएगी कि किसी अ, ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी पॉइंट स्पेस के अंदर, किसी पॉइंट पे कितनी फ़ोर्स लगती है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ़ोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का कॉन्सेप्ट है, नाउ लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि ज़मीन जो है, ये सूरज के गिर्द घूम रही है, और बिल्कुल जैसे मैंने चार्जेस की बात की, ज़मीन और सूरज के दरमियान भी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, और ना ही ये एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो अब अगर हम सूरज को सेंट्रल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सूरज अपने सराउंडिंग रीजन में एक फ़ील्ड क्रिएट करता है, और इस फ़ील्ड की वैल्यू जो है, हर पॉइंट के ऊपर इसकी कुछ वैल्यू है। कांस्टेंट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो। मिसाल के तौर पे सूरज के ही केस में जो वैल्यू सूर्य के ग्रेविटेशनल फ़ील्ड की है मरीख़ के ऊपर, हो सकता है वो जो अर्थ के ऊपर है उससे मुख्तलिफ हो। लेकिन पॉइंट बीइंग कि अर्थ के ऊपर कितनी फ़ोर्स लगेगी, वो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ की मास को इस फ़ील्ड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। वो फ़ील्ड जो सूरज प्रोड्यूस करता है उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर ज़मीन मौजूद है, तो आप इस फ़ोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स दिस इज़ एग्ज़ैक्टली द फ़ोर्स व्हिच यू हैव स्टडीड, और जिसको आप न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को आप अब एक्सटेंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है और पहला टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये बिल्कुल उस सवाल का जवाब है जिससे हमने ये आज का लेक्चर स्टार्ट किया है, कि आपके पास 2 चार्जेज़ हैं, और वो चार्जेज़ एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं है, तो कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फ़ोर्स लगाता है? तो फ़ील्ड का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जो पहला चार्ज है, जो फ़ोर्स लगा रहा है, वो अपने सराउंडिंग रीजन में कुछ फ़ील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अब जब कोई दूसरा चार्ज उस फ़ील्ड के अंदर मौजूद होगा, तो उस दूसरे चार्ज के ऊपर कुछ फ़ोर्स लगेगी। दूसरे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रियल चार्ज कहें, एंड टेस्ट चार्ज भी इट्स जस्ट अ नॉमेनक्लेचर, इट्स नॉट अ रियल एंटिटी, लेट्स से, तो दूसरा चार्ज जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फ़ोर्स लगती है। तो अब हमारे सवाल का जवाब ये बनता है कि एक चार्ज जो है वो अपने इर्द-गिर्द फ़ील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब कोई दूसरा चार्ज उस फ़ील्ड में आता है तो उसके ऊपर फ़ोर्स लगती है। और इधर से हमारे पास इस सवाल का जवाब भी आता है कि जो पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था ना, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट न्यूटन के वक़्त से मौजूद था, कि न्यूटन की थ्योरी के अंदर जो सूरज है वो ज़मीन के ऊपर इंस्टेंटेनियस फ़ोर्स लगाता है। न्यूटन के टाइम में फ़ील्ड का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था।
तो उसकी थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि सूरज की जो फोर्स है वो ज़मीन तक इंस्टेंटेनियस पहुंचती है। एंड देन दिस वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई 1905 में, तो वो हमें ये कहती है कि जो इंफॉर्मेशन की लिमिट है, इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन की लिमिट है, वो स्पीड ऑफ लाइट है। और इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो उस फासले से ज़्यादा दूर होंगे जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हुए आप कवर करते हैं। मिसाल के तौर पे ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है, स्पीड ऑफ लाइट से भी अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, ऑफ कोर्स लाइट खुद ही ट्रैवल करती है उस स्पीड से, तो लाइट को भी 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब है कि सूरज की फोर्स का जो इफेक्ट है ना, वो ज़मीन के ऊपर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचना चाहिए। लेकिन जो न्यूटन की थ्योरी है वो ये कहती है कि ये इफेक्ट जो है ये इंस्टेंटेनियसली पहुंचता है, फिल फॉर पहुंचता है, बिल्कुल फ़ौरन के फ़ौरन पहुंचता है। तो ये फिर स्पेशल रिलेटिविटी के साथ जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है ये इसके साथ कंसिस्टेंट नहीं था। सो वी न्यू के देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। लेकिन जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि इट डजेंट रियली मैटर कि ज़मीन मौजूद है या नहीं है, जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं है। अगर सूरज मौजूद है अपनी जगह पे, तो उसके इर्द गिर्द उसका पैदा किया गया फील्ड मौजूद है। ओके, और उस फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड है, कोई ना कोई उसकी वैल्यू है। अब जब भी आप कोई प्लेनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट सूरज के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखेंगे, तो चूंकि फील्ड पहले से मौजूद है और उस प्लेनेट की कुछ मैस है, तो मैस मल्टीप्लाइड बाई फील्ड के बराबर जो है वो फोर्स लगेगी। एंड दिस इज प्रीसाइजली न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ विच इज F इक्वल्स mg। और जी की वैल्यू आप जानते हैं, इट्स द फील्ड produced by the sun. So its equation is gravitational constant capital G times mass of the sun divided by r square. So ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है ना, इट आंसर्स ऑल द क्वेश्चन एंड इट आल्सो मेक्स न्यूटन थ्योरी कंसिस्टेंट विद न्यूटन थ्योरी, या फिर बाकी जितनी भी इस तरह की हमारे पास थ्योरीज हैं, इट मेक्स देम कंसिस्टेंट विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो पहले हमारे पास था कि एक मैस दूसरी मैस के ऊपर फिल फॉर फोर्स लगाती है, अब वो जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चेंज हो गया है कि एक मैस अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगी, उस फील्ड के अंदर आप दूसरी मैस को रखेंगे तो उस मैस के ऊपर फोर्स फील होगी। और ये टू वे प्रोसेस है, बिल्कुल जैसे पहली मैस अपना फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसी तरह दूसरी मैस भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करती है। और दूसरी मैस के फील्ड में अगर आप पहली मैस को रखते हैं तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। एंड दैट इज वन रीज़न कि क्यों जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है या जो कूलम्ब का लॉ है, ये क्यों हमें कहता है कि जो फोर्स है ना वो म्यूचुअल है। यानी इट डजंट रियली मैटर कि एक मैस बड़ी है एक छोटी है, या एक चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है एक कम मैग्नीट्यूड का है। जो फोर्स है ना वो दोनों चार्जेस बराबर लगाएंगे, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से अगर आप फील्ड के कॉन्सेप्ट से देखें तो आपको पता चलता है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस। तो जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है इट सॉल्व्स मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम। उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें जो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में उठाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि चार्ज जो है वो अपने सराउंडिंग रीजन में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर मौजूद है। और अगर आप उस फील्ड के अंदर या उस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, एंड दैट फोर्स इज एग्जैक्टली कूलम्बिक फोर्स। ओके, और अगर आपने फील्ड की वैल्यू या फील्ड की डेफिनेशन कैलकुलेट करनी है तो इट प्रीसाइजली कम्स आउट ऑफ दिस आइडिया कि फोर्स कितनी लग रही है, फील्ड टाइम्स द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो अब अगर आप दोनों साइड्स को हम चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो फील्ड की डेफिनेशन आती है इट्स अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस इज प्रीसाइजली लाइक जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया है, जो जी है ग्रेविटेशनल फील्ड है, इट टर्न्स आउट टू बी ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स फोर्स डिवाइड बाई मैस। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट टर्न्स आउट टू बी कूलम्बिक फोर्स डिवाइड बाई द चार्ज, जो फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगती है। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से आप इसके यूनिट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स डिवाइड बाई चार्ज है तो इसके यूनिट्स जो बनते हैं वो हमारे पास न्यूटन पर कूलॉम बनते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और यूनिट भी हैं जिसको आप वोल्ट पर मीटर कहते हैं, और ये हम गालिबन 2 चैप्टर बाद देखेंगे, चैप्टर 28 में। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, जिसके यूनिट्स वोल्ट हैं, वो बजाते खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चूँकि हमने फील्ड की डेफिनेशन देख ली, इट्स अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो अब हम सवाल ये कर सकते हैं कि किसी भी चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है। वो हमें पता है कि वो क्या होती है, वो सिंपली कूलम्ब लॉ से दी जाती है। तो बिल्कुल इसी इक्वेशन से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है जो किसी चार्ज की वजह से पैदा होता है। आप फोर्स की वैल्यू पुट करें तो फोर्स के अंदर 2 चार्जेस होते हैं, Q1 Q2, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर विद अ कांस्टेंट K, जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है। तो अब अगर आप इस फोर्स के डिनोमिनेटर में अपना चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट कर दें, तो Q नॉट जो है वो कैंसल आउट हो जाता है, एंड वी गेट द वैल्यू एंड गेट द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर फील्ड, जो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है तो अपने सराउंडिंग रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक ये कि जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो उस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है जो चार्ज फील्ड की इक्वेशन में मौजूद है। मिसाल के तौर पे ग्रेविटेशनल फील्ड की मिसाल देता हूँ। अगर फील्ड सूरज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो जी के फार्मूला में सूरज की मैस आएगी, साथ में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर उस फासले को रिप्रेजेंट करेगा जो ऑब्जेक्ट, जो इस केस में सूरज है, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला जिस पॉइंट के ऊपर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में आप फोर्स मेजर करना चाहते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर फील्ड मेजर करना चाहते हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, इसमें हमारे पास K जो कि कूलम्ब कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर आया है। तो Q वो चार्ज है जो फोर्स जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, और आर स्क्वायर जो है ये वो फासला है जो इस चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके और उस पॉइंट के दरमियान होगा जिस पॉइंट के ऊपर आप फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस इन सारे आइडियाज के साथ, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इट सॉल्व्स लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, इट सॉल्व्स सो मैनी प्रॉब्लम्स। क्विकली आंसर अनदर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन वही है कि अगर हमारे पास किसी रीजन में एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो फिर उनके फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक द क्वेश्चन जो हमारे पास कूलम्स लॉ के बाद आया था कि अगर हमारे पास किसी रीजन में 2 से ज़्यादा चार्जेस हों तो हम किसी तीसरे चार्ज के ऊपर उन 2 चार्जेस की वजह से फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। और आपको आंसर याद होगा, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ किया था। बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी बिल्कुल हम वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले यूज़ किया था। और अगेन ये हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई असेंबली ऑफ चार्जेस है, किसी रीजन के अंदर बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं और आप किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्जेस के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम होगा। यानी जब आप Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे किसी पॉइंट के ऊपर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप E1 से लिखते हैं तो आप E1 कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल सपोज दैट कि बाकी चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। फिर जब आप E2 कैलकुलेट करेंगे दूसरे चार्ज की वजह से, तो आप ये फ़र्ज़ करेंगे कि बाकी सारे चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। तीसरे की वजह से क्या होगा कि उसकी इक्वेशन लिखेंगे E3 की, सम करेंगे पहले वाली दोनों टर्म्स में, और ये सपोज करेंगे कि बाकी चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। सो इट्स अ सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने फोर्सेस के लिए भी यूज़ किया था। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, बिकॉज ऑफ ऑल द अदर चार्जेस जो उस पॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो उन सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लीनियर वेक्टर सम होगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सम जो है ये वेक्टर सम होगा, और लीनियर मींस E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू जितने भी आपके पास चार्जेस हैं उन सब का आप सम ले लेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व अ कपल ऑफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली एग्जांपल असल में हमारे पास ये सैम्पल प्रॉब्लम 26.3 है, और मैंने इस सैम्पल प्रॉब्लम को पिक किया है बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि फिगर 26.4 shows a charge Q1 of plus 1.5 microcoulomb and a charge Q2 of plus 2.3 microcoulomb. The first charge is at the origin of an x-axis and the second charge is at position x equals L.
where L equals 13 centimeter. At what point P along x-axis is the electric field 0? So this is a very interesting problem. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक सिंगल चार्ज भी प्रोड्यूस करता है, बट उसको आप सिंपली फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप दो चार्जेस लें जैसा कि इस प्रॉब्लम में है, तो हमारे पास सिनेरियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। एक और बात, उन्होंने हमें चार्जेस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनके दरमियान फासला दिया हुआ है, और साथ में ये भी बताया हुआ है कि जो हमारे पास Q1 चार्ज है, ये हमारे पास जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। ये उन्होंने प्रॉब्लम के अंदर बताया हुआ है। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए और प्रॉब्लम के अंदर ना भी बताया गया हो, ओके, तो फिर भी आपने जो एक चार्ज है कम से कम उसको ओरिजिन के ऊपर रखना है, बिकॉज इट मेक्स आवर कैलकुलेशन ईजियर, इट मेक्स आवर लाइफ ईजियर। तो लेट्स रिप्रेजेंट दिस। मैं इसी चीज़ को दोबारा से प्लॉट करता हूँ। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, सो लेट दिस बी द एक्स एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये रहा हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस छोटा ड्रा किया बिकॉज देयर इज नथिंग गोइंग ऑन वाई एक्सिस, एवरीथिंग इज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास दो चार्जेस हैं। जो पहला चार्ज है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट चार्ज, दिस इज Q1। और जो सेकंड चार्ज है वो L फासले के ऊपर पड़ा हुआ है इस चार्ज से, एंड लेट दिस बी द सेकंड चार्ज। तो अब हमारे पास ये वाला जो चार्ज है, दिस इज Q2, दिस इज Q2। जो ये वाला चार्ज है, दिस इज Q1। और हमें ये बताया गया है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, और हमने वो पॉइंट कितने फासले के ऊपर है कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये अब नहीं कहा गया, आई मीन ये बताया गया है कि वो पॉइंट जो है वो Q1 चार्ज से x फासले के ऊपर है। अगर ना भी बताया गया हो तो इट्स टोटली योर फ्रीडम कि आप उस फासले को किस चार्ज के रिस्पेक्ट से बयान करते हैं। आई मीन आप वो फासला Q1 से भी बता सकते हैं और Q2 से भी बता सकते हैं। मतलब अगर Q1 से x है तो Q2 से L माइनस x होगा। सो दीज आर दिस इज सिंपल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग वन सिचुएशन इन टू डिफरेंट वेज। तो ये दोनों ठीक होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट मी शो दैट पॉइंट विद दिस कलर। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है इसका फासला जो है वो Q1 चार्ज से x है, और इस फासले के ऊपर ये पॉइंट जो है ये x फासले के ऊपर है। जो टोटल फासला है हमारा Q1 से Q2 का वो L है, और हमें ये कहा गया है कि इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों चार्जेस की वजह से ज़ीरो है, यानी दोनों चार्जेस का जो सम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वो ज़ीरो है। तो आप इस पॉइंट का फासला कैलकुलेट करें। सो लेट्स स्टार्ट with the simple formula of electric field. So let me write the formula for electric field for you. और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E मैग्नीट्यूड में इक्वल्स के, आपको पता है के जो है इट्स 1/4πε0। तो ये हमारे पास फार्मूला है KQ/R²। दिस इज अ जेनेरिक फार्मूला। पॉइंट P के ऊपर हमारे पास दो चार्जेस की वजह से फील्ड आ रहा है, Q1 और Q2 की वजह से। तो EP जो है, लेट मी कॉल दिस EP, दिस इज इक्वल टू E1 which is due to charge 1, okay. I'm going to represent these field with vectors because these are vector quantities, और मैं vector field में इसलिए represent कर रहा हूँ because it will be obvious। आप देखेंगे कि कैसे जो फील्ड है पॉइंट P के ऊपर ज़ीरो होता है। आप चाहें तो इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी देख सकते हैं, बट यू विल हैव टू आर्ग्यू कि ये क्यों इस पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड्स बराबर है। तो ये बनेगा हमारे पास E1 प्लस E2 vector sum of fields due to charge Q1 and Q2 they vanish at point P। अब अगर आप देखें तो जो Q1 की वजह से चार्ज है वो पॉइंट P के ऊपर किधर है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव x एक्सिस को हम डिफाइन करते हैं फील्ड की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो E1 जो है ये पॉजिटिव होगा, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास जो E1 है ये बनेगा हमारे पास पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन भी उसकी तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको हम लिखते हैं E1। और जो E2 है अगर आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर E2 जो है उसका फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन नेगेटिव है विच मीन्स अ नेगेटिव साइन, और वो नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे E2 के जरिए E2 के लिए पुट करने लगा हूँ। और अब इसको अगर आप ज़ीरो के इक्वल पुट करें
तो आप फ़ौरन से देखेंगे कि E1 जो है वो किसके इक्वल आया है, E2 के। ओके, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, और मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तभी तो फील्ड ज़ीरो हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी एनी मोर। तो अगर आपने पॉइंट पी के ऊपर फील्ड को ज़ीरो करना है तो दोनों चार्जेस की वजह से पैदा होने वाले फील्ड्स की मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तभी वो ज़ीरो होंगे। तो अब इस फार्मूला को जो हमने ऊपर लिखा है, इस फार्मूला को E1 और E2 के लिए लिखते हैं। तो E1 के लिए जब लिखेंगे तो E1 में हमारे पास जो चार्ज है वो Q1 है, और Q1 जो है वो x फासले के ऊपर है P से, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। दूसरे केस में जो E2 है वो चार्ज Q2 की वजह से प्रोड्यूस होता है, और Q2 जो है वो L माइनस x फासले के ऊपर पड़ा हुआ है किससे, इस पॉइंट P से। तो उसकी ये इक्वेशन बनेगी। अब हमें जो k है इट्स अ कांस्टेंट, इट कैंसल्स आउट ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q1 टाइम L माइनस x होल स्क्वायर ये इक्वल आता है Q2 टाइम्स x स्क्वायर। हमें x की वैल्यू चाहिए जो कि डिस्टेंस है पॉइंट P का Q1 से, और इसको आप नेक्स्ट स्टेप में यूं भी लिख सकते हैं, दोनों साइड्स का अगर आप स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा L माइनस एक्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर रूट लेंगे तो L माइनस एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस Q2 बाई Q1 होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें x को तो L इक्वल आएगा x प्लस माइनस x इंटू Q2 बाई Q1 होल स्क्वायर रूट, और यहाँ से अगर आप राइट साइड से x को कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस माइनस Q2 बाई Q1 स्क्वायर रूट, और यहाँ से फ़ौरन से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, तो x हमारे पास आता है L डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस Q2 बाई Q1 होल स्क्वायर रूट। तो ये हमने x का एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर लिया है। लेट मी पुट दिस इन द बॉक्स। तो अब हमारे पास Q1 की वैल्यू भी दी हुई है, Q2 की भी दी हुई है, L की वैल्यू भी दी हुई है। तो अगर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आती हैं। ओके, हमारे पास आता है x इक्वल्स 5.8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास x की पहली वैल्यू आई है, और जो दूसरी वैल्यू x की आई है ये आती है माइनस 54.6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये x की दो वैल्यूज़ हैं। नाउ आस्क योरसेल्फ कि हम तो x की एक वैल्यू निकालने चले थे और वो वैल्यू हमें पता थी कि ये वाली वैल्यू है। ओके, और आपको शायद अब तक ये भी पता चल गया हो कि जो ये पहले वाली वैल्यू है ना x की 5.8 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर है, बिकॉज जो हमारे पास l की टोटल वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है, और अगर पॉइंट जो x है, ये पॉइंट P जो है ये 0 और L के दरमियान है, तो इसकी वैल्यू 0 और 13 सेंटीमीटर के दरमियान में होनी चाहिए। सो इन दो आंसर से जो हमने निकाले हैं सिर्फ 5.8 ही वो वैल्यू है जो 0 और 13 सेंटीमीटर के दरमियान में लाई करती है। सो 5.8 इज़ द राइट आंसर। ओके, जो सवाल है वो ये है कि x की जो दूसरी वैल्यू है -54.6 सेंटीमीटर, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारे पास दो जवाब आ गए हैं। ओके, एक को तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन हमें दूसरी वैल्यू को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हम इसको कैसे टैकल करते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एंड इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये है -54.6। हमारे पास जो x डिफाइंड था वो ये x की ज़ीरो वैल्यू थी, और इधर वो पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है जो -54.6 है वो इस डायरेक्शन में है, किसी नेगेटिव एक्सिस में। ओके, लेट मी एक्चुअली कॉपी दिस डायग्राम, और मैं इसको नीचे दोबारा ड्रॉ करता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी जगह हो तो हम इस पॉइंट को दिखा सकें। सो लेट्स पेस्ट आवर डायग्राम हेयर। ओके, तो अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ जो हमने x के लिए लगाई थी, इसको नेगेटिव x एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करते हैं।
ओके, लेट्स से कि ये वाला पॉइंट जो है, लेट मी शो अनदर पॉइंट विद अ डिफरेंट कलर एंड विच कलर शुड आई पिक? Let me go with red color. I should find new colors. I'm very bad at colors. ओके, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ना, रेड पॉइंट जो है, इसको हम कहते हैं, उप्स, इसको हम कहते हैं P1। ये वाला जो पॉइंट है ना, लेट्स से कि ये हमारे पास है 54.6 सेंटीमीटर के ऊपर ओरिजिन से, तो ये लेफ्ट के ऊपर मौजूद है। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें, interestingly, it's gonna be very interesting. I'm enjoying it, even explaining it to you. तो लेट्स टेक द चार्जेस वन बाय वन। ये चार्ज लें तो इसकी वजह से जो फील्ड निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पॉइंट P1 के ऊपर Q1 की वजह से जो चार्ज है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। जो Q2 है वो भी पॉजिटिव है और उसकी वजह से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो Q2 की वजह से भी जो इस P1 पॉइंट के ऊपर फील्ड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। ओके, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है। Q1 का फील्ड भी लेफ्ट की तरफ है, Q2 का फील्ड भी लेफ्ट की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब ज़रा अंदाज़ा करें कि क्या इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों का सम ज़ीरो हो सकता है? मैंने अभी आपको सवाल के स्टार्ट में बताया था कि उनकी मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, तभी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का सम जो है वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो सेम हैं। इसका मतलब है कि जो ये दूसरा आंसर है, ये 54.6 सेंटीमीटर वाला, ये हमें ये बता रहा है कि पॉइंट P1 के ऊपर चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शंस सेम हैं, लिहाजा उनका सम ज़्यादा नहीं होगा। ये जो x है ना, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है हमें फासले की, इसके अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अब अगर आप ये वाला फासला जो 54.6 सेंटीमीटर है, जो Q1 से फासला है, अगर हम Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि Q1 डिवाइड बाई 54.6 सेंटीमीटर करें तो हमारे पास Q1 की जो मैग्नीट्यूड होगी P1 के ऊपर वो आ जाएगी। तो जो Q2 का फासला है वो क्या है? ये वाला फासला 54.6 प्लस L जो 13 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा 67.6। तो आप KQ2 डिवाइड बाई 67.6 का स्क्वायर लें तो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगी जो Q1 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना 54.6 विद अ नेगेटिव साइन, ये आपको ये बताती है कि पॉइंट P1 के ऊपर अगेन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो उनकी डायरेक्शंस हैं वो भी सेम है, यानी वो सेम डायरेक्शन में भी हैं, तो उनका सम ज़ीरो नहीं हो सकता। सम विल एक्चुअली ऐड अप और जो नेगेटिव साइन है उनके साथ आएगा वो उनकी डायरेक्शन को बताएगा। तो सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सो दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। और जो दूसरी एग्जांपल मैंने सॉल्व करनी है, इट्स एक्चुअली एक्सरसाइज 8 इन द चैप्टर एंडिंग प्रॉब्लम्स। तो दिस इज़ एक्सरसाइज 26.8 और इसकी बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। और स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के चार कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास चार चार्जेस पड़े हैं। इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड जो है वो दी हुई है, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और इनकी जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है हर कॉर्नर के ऊपर, वो यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ पे हमारे पास Q चार्ज पड़ा है जिसको मैंने Q1 का नाम दिया है। मैंने इनको Q1 से Q4 के नाम दे लिए हैं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। जो Q2 है वो भी हमारे पास -Q के बराबर है, जो Q3 है वो +2Q के बराबर है और जो Q4 है वो -2Q के बराबर है। तो ये हमारे पास चार्जेस हैं और इनकी वजह से हमने इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जो हमारे पास स्क्वायर की साइड लेंथ है वो A के बराबर है और उसकी वैल्यू भी दी हुई है, इट्स 5.20 सेंटीमीटर। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें कैलकुलेट करना है कि इस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास फार्मूला है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो ये वाला फार्मूला है। लेट मी राइट द फार्मूला फर्स्ट और फिर हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। जो जनरल हमारे पास फार्मूला है वो है E इक्वल्स K विच इज़ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास Q जो है
ये चार्ज है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और हमारे पास 4 चार्जेस हैं 4 कॉर्नर्स के ऊपर, उनको हमने नाम दे रखे हैं। तो इसका मतलब है हमें ये फार्मूला 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा। जो आर है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर की फॉर्म में, ये डिस्टेंस है चार्ज से उस पॉइंट का जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो इस डायग्राम में हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास आर है। सो लेट मी नेम इट एज आर। और आप देख रहे हैं कि चूँकि ये पॉइंट स्क्वायर के सेंटर के ऊपर है, तो ये जो आर डिस्टेंस है ये चारों चार्जेस के केस में सेम है। तो जब यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई कि हमारा आर सेम है और चार्जेस की मैग्नीट्यूड दी हुई है, तो जो वाहिद चीज़ है जिसके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत है वो है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, या इसके चूँकि ये एक्स और वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस भी दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो चारों चार्जेस जो हैं वो कुछ ना कुछ एंगल बनाते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा आर जो है वो हम एंड पे कैलकुलेट कर लेंगे और यूँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद चार्ज Q1। तो अब मैं इस आर को फॉर द मोमेंट अरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल इसी डायग्राम के अंदर इन सारे चार्जेस को दिखाने लगा हूँ। तो जो पहला चार्ज है हमारे पास, लेट मी एक्चुअली यूज़ द रेड कलर फॉर दिस वन। तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो ये वाली होगी। तो ये हमारे पास E1 की डायरेक्शन है। सो लेट मी कॉल इट E1। ओके, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, आप ये बात माइंड में रखें, इसलिए इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट के ऊपर अवे जा रही है इस चार्ज से। जो हमारे पास Q2 है ना, ये वाला चार्ज, ये नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन जो बनेगी, लेट मी पिक दिस पर्पल कलर। तो जो इसकी डायरेक्शन बनेगी ना, वो ये वाली बनेगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ आएगा। तो इसको हम कह लेते हैं E2। फिर हमारे पास जो तीसरा चार्ज है Q3, वो नीचे हमारे पास बॉटम राइट के ऊपर है, और इसको मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ। तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। सो लेट मी यूज़ ब्लू फॉर दिस। सो दिस इज़ हमारा E3। और फाइनली जो फोर्थ चार्ज है हमारे पास, वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। लेट मी पिक अनदर कलर, लेट मी पिक दिस कलर, एंड जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड दिस इज E4। ओके, अब अगर हम देखें जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट मी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो ये वाला है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर मैं ये काम करता हूँ, तो मेरे पास जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्स। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को इधर सेंटर के ऊपर ले लें, तो अब हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। जो E4 है हमारे पास, ये एंगल बनाती है 45 डिग्री, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, जो E2 है, जो E3 है, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास 90 + 45 बनाती है, तो ये एंगल बनाती है 135। तो जो हमारे पास ये ब्लू एंगल है जो E2 वेक्टर बनाता है, ये बनाता है 135 डिग्रीज। सिमिलरली ये जो पर्पल है ये वाला, ये हमारे पास 180 + 45 है, तो ये वाला जो हमारे पास टोटल एंगल बनाता है वो 225 है। सो आई एम गोना शो दिस एंगल एज 225। और फाइनली जो E1 बनाएगा ये हमारे पास 315 बनाएगा, या फिर अगर आप इस डायरेक्शन में इसको मेजर करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये हमारे पास बनेगा -45 डिग्रीज। तो हमारे पास चारों वेक्टर्स के जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हैं वो एंगल भी आ गए हैं। तो अब हम इन चारों वेक्टर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ई टोटल अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो बनेगा ई टोटल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल्स, मैं के और आर स्क्वायर को बाहर कॉमन लेता हूँ और अंदर हमारे पास आएगा Q1 कोसाइन ऑफ एंगल हमने लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का जो -45 है, तो ये बनेगा कोसाइन ऑफ -45 डिग्रीज प्लस Q2, और जो Q2 एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ वो है 225 डिग्रीज। तो ये हमारे पास बन जाएगा 225 डिग्रीज प्लस Q3 कोसाइन ऑफ 135 डिग्रीज। ये वो एंगल है जो E3 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। और फाइनली हमारे पास Q4 कोसाइन ऑफ
45 डिग्रीज। ये चौथे चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंगल बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब हम सिंपली Q1 Q2 और इनकी वैल्यूज़ और कोसाइन थीटा की वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करें तो ये हमारे पास बनेगा K डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और Q1 जो है वो हमारे पास प्लस Q के बराबर है, तो ये बन जाएगा Q टाइम्स कोसाइन ऑफ 45 जो है वो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। प्लस Q2 जो है वो हमारे पास माइनस Q है, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आएगी प्लस Q, और ये एंगल बनाता है 225। 225 जो है वो माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा Q इंटू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 विद नेगेटिव साइन। सिमिलरली जो Q3 है वो है मैग्नीट्यूड उसकी है हमारे पास 2Q, और वो जो एंगल बनाता है वो 135 और 135 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, तो ये टर्म भी हमारे पास माइनस आएगी। और फाइनली जो फोर्थ टर्म है वो एंगल 45 है जो प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, और चार्ज की मैग्नीट्यूड माइनस 2Q है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ये वाला। तो अगर आप देखें तो ये सारी टर्म्स जो हैं, पहली टर्म जो है ये दूसरी को कैंसिल करती है, जो तीसरी है ये चौथी को कैंसिल करती है। हैंग ऑन अ मिनट, ये इनके साइन क्यों हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो 2Q है, जो एंगल है वो 45, और 45 जो है वो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है ना वो कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो ई टोटल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 0। अब हम कैलकुलेट करते हैं ई टोटल अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ओनली डिफरेंस विल बी कि वाई एक्सिस में हमारे पास साइन थीटा आता है इन प्लेस ऑफ कोसाइन थीटा। तो लेट मी राइट ई टोटल अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास बनेगा बिल्कुल उसी तरह, हम के बाई आर स्क्वायर को बाहर कॉमन लेते हैं और अंदर बन जाएगा। अब मैं सिर्फ इस वाली टर्म को लिखने लगा हूँ। ओके, सो हमारे पास Q वैसे ही आएगा, और साइन ऑफ माइनस 45 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 के बराबर होता है, तो ये टर्म हमारे पास बनेगी माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। उसके बाद जो दूसरी टर्म है उसमें हमारे पास चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड फिर से Q है, और एंगल जो है वो 225 है। साइन ऑफ 225 जो है ये माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 के बराबर होता है, तो ये टर्म भी हमारे पास माइनस बन जाएगी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। उसके बाद Q3 हमारे पास है साइन ऑफ 135। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोसाइन की जगह पे साइन आएगा, तो ये साइन ऑफ 135 है, और साइन ऑफ 135 जो है वो प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 के बराबर होता है, तो ये टर्म हमारे पास बनेगी प्लस 2Q इंटू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। और फाइनली हमारे पास बनेगा साइन ऑफ 45, और साइन ऑफ 45 जो है वो भी हमारे पास 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 की होता है फिर प्लस साइन, तो ये बनेगा प्लस 2Q 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। और अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो हमारे पास ये जो पहली दो टर्म्स का सम है ये एक टर्म के साथ कैंसिल होगा, तीसरी या चौथी, और हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस आएगा ETY, वो बन जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। साथ में हमारे पास Q है, और डिवीजन में हमारे पास है K बाई आर स्क्वायर। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस। तो ये हमारे पास बनेगा 2KQ डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, हमने आर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ ए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आपने आर कैलकुलेट करना है तो आर ये वाला फासला है, तो ये हमारे पास बेस भी a/2 के बराबर है और हाइट भी a/2 के बराबर है इस टर्म की। तो हमारे पास जो आर स्क्वायर है यहाँ पे वो आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, लेट्स राइट इट लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा a² प्लस a²/4 जो बन जाएगा 2a² और ये हमारे पास आएगा a²/2। तो अगर हम इसको a²/2 लिखें आर स्क्वायर को, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बन जाएगा ई टोटल अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये बन जाएगा हमारे पास 4K
q square divided by square root 2a square, and now you have your answer in terms of everything which we know. हमें चार्ज की वैल्यू पता है, हमें a की वैल्यू पता है, k जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अब हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। दिस वाज अ लेंथी मेथड। मैं इसी प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में एक और तरीके से भी सॉल्व करूँगा। ऑफ कोर्स यू हैव मैनी वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर उस टॉपिक को यूज़ करके भी और सिमेट्री को यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि आप विदाउट सॉल्व किए इसका जवाब गेस कर लेंगे प्रॉब्लम से। मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ, एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।